इम्पॉर्टेंट पोर्शन सैलरी चैप्टर का, जिसको हम कहते हैं एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10। और एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 में आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज़ें कवर होंगी, एक है पेंशन, दूसरा है आपका ग्रेजुटी, तीसरा है आपका लीव इन कैश, ठीक है, और चौथा आ जाता है प्रोविडेंट फंड, जिसमें अमेंडमेंट्स आई थी 2021-2022 में, और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बाय सॉल्विंग द प्रैक्टिकल्स। तो सबसे पहले हम इसका हेडिंग लेंगे एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 10। तो बच्चे इसको ना बड़े ही ध्यान से समझ लोगे तो आपका आधा काम इजी हो जाता है। तो सबसे पहले इसका जो सेक्शन आएगा वो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, जिसका नाम है पेंशन, ठीक है। अब इस पेंशन को समझने से पहले ये देखो कि पेंशन दो तरीके की होगी। एक को हम कहते हैं कम्यूटेड पेंशन और एक को हम कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। तो सबसे पहले अनकम्यूटेड को समझेंगे, क्योंकि कम्यूटेड की प्रोविजंस क्या है ज्यादा। अनकम्यूटेड और कम्यूटेड का मीनिंग क्या है? जब भी कोई पर्सन अपनी सर्विसेज से रिटायर्ड होता है तो उसको गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अलग हो गए, प्राइवेट एम्प्लॉयर अलग हो गए, उसको ऑप्शन दी जाती है कि आप या तो अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा जो है वो लमसम अमाउंट हमसे ले सकते हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। उसको जो लमसम अमाउंट वो लेगा दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन। दूसरी चीज हो जाती है कि आप पीरियोडिकली, यानी कि अपना फ्यूचर सेव करने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या कहते हैं कि आप पीरियोडिकली हर महीने हमें कुछ कुछ पोर्शन अपनी पेंशन का देते जाओ, उसको हम कहते हैं अनकम्यूटेड, ठीक है। सो अनकम्यूटेड में क्या है, पीरियोडिकली आपको पेंशन मिलेगी। चलो जी, पीरियोडिकली मिलेगी तो कोई डिबेट नहीं अराइज होती कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फुली टैक्सेबल। डन, ये यहीं पे खत्म हो गया, इसके आगे कोई भी प्रोविजन नहीं है। क्वेश्चन अराइज होता है कम्यूटेड के केस में, यानी कि जब किसी एम्प्लॉय को लमसम अमाउंट उसकी पेंशन का मिल गया। अब लमसम में आप सबसे पहले क्वेश्चन क्या करोगे कि क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब बच्चे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता, इसमें लिस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटीज, डिफेंस एम्प्लॉयज, ठीक है, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटी, सिविल सर्विसेज जिसमें आपके IAS IPS आ जाते हैं, डिफेंस सर्विसेज जिसमें आपके आर्मी पर्सनल आ जाते हैं, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो आपकी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं वो कवर हो जाती हैं। अगर तो आप इनकी एम्प्लॉयज हो और आपको कम्यूटेड पेंशन मिली है, दैट इज फुली एग्जाम्प्ट। गवर्नमेंट कहती है हम अपने एम्प्लॉयज को टैक्सेबिलिटी नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन अराइज होगा वो अराइज होगा कि व्हाट अबाउट अदर एम्प्लॉयर्स, यानी कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है या इन लोगों के एम्प्लॉय नहीं है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, अगर अदर एम्प्लॉयर्स हैं तो ये देखो कि क्या उसको ग्रेजुटी रिसीव हुई साथ में पेंशन के, रिसीव्ड ग्रेजुटी और नॉट रिसीव्ड ग्रेजुटी, ठीक है। तो अगर तो उसको ग्रेजुटी रिसीव हुई है तो आपकी लिमिट इस तरीके से काम करेगी, ठीक है। आप लिखोगे एग्जाम्प्टेड पोर्शन वुड बी इक्वल टू 1/3 इंटू जो आपकी कम्यूटेड पेंशन है बच्चे, जो आपको कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट मिला उसको डिवाइड करो कम्यूटेड परसेंटेज से। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो जो लिमिट निकलेगी दैट विल बी एग्जाम्प्टेड। सपोज करो लिमिट निकल आई आपकी 6 लाख रुपए, ठीक है, आपने कम्यूटेड पेंशन ली है 7 लाख रुपए, तो 1 लाख टैक्सेबल होता है, ठीक है। और नॉट रिसीव्ड ग्रेजुटी है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 1/2, बाकी का सारा फॉर्मूला सेम, कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय कम्यूटेड पेंशन परसेंटेज इनटू 100। डन। सो बेसिकली आपने सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है। पेपर में भी सम सॉल्व करने बैठोगे तो इस डायग्राम को दिमाग में बिठा लो, आपका पेंशन का पोर्शन खत्म हो, ठीक है। एग्जम्पशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन इज अवेलेबल टू एन एसएससी अंडर बोथ टैक्स रिजीम। दोनों टैक्स रिजीम में आपको कम्यूटेड पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। पेंशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एसजी और सीजी हैज बीन अवॉर्डेड परमदीप चक्र, वीर चक्र
ऐसे कोई एम्प्लॉय जिनको ये गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, उनकी जो अमाउंट ऑफ कम्युनिटी पेंशन होगी वो क्या हो जाती है, एग्जाम। हाँ जी, ठीक है बच्चे। उसके बाद एनी इनकम बाय वे ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली शैल बी एग्जाम्प्ट अंडर दिस क्लॉज। अगर आपकी फैमिली पेंशन रिसीव हुई है आपके फैमिली मेंबर्स को, जिनको, कौन से फैमिली मेंबर्स, जिनको, जो एम्प्लॉयज थे उनको ये गैलेंट्री अवार्ड मिल चुके हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को उनकी डेथ के बाद फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, वो भी क्या होगी, एग्जाम, टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है बच्चे। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है दैट इज आपका ग्रेजुटी का पोर्शन, यानी कि एम्प्लॉय को ग्रेजुटी रिसीव हो रही है जो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। अब अगेन इसमें क्या है, दो चीजें। पहला, अगर तो आपको ग्रेजुटी मिली है बच्चे रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपको ग्रेजुटी रिसीव हो गई है तो इट इज फुली टैक्सेबल, नो मैटर्स आप किसके एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, इट हार्डली मैटर्स। ड्यूरिंग सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको मिली है, फुली टैक्सेबल कर दो। क्वेश्चन अराइजेस, रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, आपको जो ग्रेजुटी मिली है वो रिटायरमेंट के टाइम पे रिसीव हुई, ठीक है, अब या डेथ के टाइम पे रिसीव हुई, तो आप बाइफर्केशन करो। अब अगर आप एम्प्लॉय हो किसके, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस सर्विस, वही वाली जो आपने पीछे पेंशन में कवर की है, सिविल सर्विसेज या फिर लोकल अथॉरिटीज, अगर आप इसके एम्प्लॉय हो, ठीक है बच्चे, तो सिंपली गवर्नमेंट कहती है हम अपने एम्प्लॉयज को टैक्सेबल नहीं करेंगे, फुली एग्जाम। आप देखो अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिली है तो टैक्सेबल है सबके लिए, लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे मिली है, आप इनके एम्प्लॉयज हो तो एग्जाम कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर एम्प्लॉयर्स, इनके अलावा दूसरे एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉय हो, तो फिर उस केस में सबसे पहले देखो कि क्या आप पोगा में कवर होते हो। पोगा का मतलब है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, ठीक है। अगर तो आप कवर होते हो तो आपके ऊपर जो लिमिट है वो अलग से लागू होगी, और अगर नहीं होते हो तो अलग होगा, ठीक है। सो अगर आप पोगा में कवर हो तो बच्चे आपकी लिमिट होगी, फर्स्ट इज 20 लाख जो आपकी ग्रेजुटी की लिमिट है, सेकेंड इज एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड। इस पोर्शन को बहुत ध्यान से सुन लेना क्योंकि ये पोर्शन में बच्चे मैक्सिमम गलती करके आते हैं। एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड के बाद आ जाती है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयरऑफ। अब इसका मतलब क्या हो गया, दैट अगर आप 6 महीने से ऊपर के मंथ क्वेश्चन में कंसीडर कर रहे हो, जैसे अगर उसने 26 साल 7 महीने सर्विस की है तो आप उसको कंसीडर करोगे 27 साल, ठीक है। 20 लाख यानी मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट। एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड जितनी उसको एक्चुअल में मिलेगी से 14 लाख, ठीक है। 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब यहाँ पर सैलरी पे स्टार लगाओ और सैलरी की डेफिनेशन आपकी होगी बेसिक सैलरी प्लस डीए, ओनली बेसिक सैलरी प्लस डीए, कुछ नहीं लिखा गया वेदर एंटर इनटू टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब पूरा डीए, ठीक है। अब अगर आप पोगा में कवर नहीं होते हो तो फर्स्ट लिमिट सेम रहेगी 20 लाख, सेकेंड लिमिट सेम रहेगी एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड, तीसरे में आ जाएगा आपका 15/30 यानी कि 1/2, ठीक है, इनटू एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स सैलरी। जब आपकी रिटायरमेंट हुई है उस महीने के पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज, ठीक है बच्चे, इनटू, अब इस पार्ट को ध्यान से देख लो, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि इसमें कहीं पे भी आपको और पार्ट देयर ऑफ नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर 26 साल 7 महीने का मतलब है सिर्फ 26 साल,
तो इस कैलकुलेशन को आप बार बार मिस्टेक करते हो। और यहाँ पर बच्चे सैलरी का मीनिंग अलग है। यहाँ पर सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस डीए इफ एंटर्स, ठीक है। डीए अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एंटर हुआ है तो, प्लस कमीशन एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्न, ठीक है। तो जो आपने कमीशन ले ली है वो आपने फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाली ले ली है। डन। सो ग्रेजुटी में ये वाली चीज कवर हो जाएगी। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ग्रेजुटी में सबसे पहले अगर ड्यूरिंग टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको ग्रेजुटी मिली है, दैट वुड बी फुली टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चाहे आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। अगर आपको रिटायरमेंट या डेथ पे मिली है तो सबसे पहले देखो, अगर तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो फुली एग्जाम, अदर एम्प्लॉयर हो तो देखो होगा में कवर होते हो कि नहीं होते। अगर होते हो तो 20 लाख या एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड या 15/26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। और सैलरी का मतलब है सिर्फ सैलरी प्लस ड्यू, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट, यानी कि 7 महीने को भी पूरा कंप्लीट साल ले लेना है।